हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने 7th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी शुरू कर रखी है और 4 चैप्टर पहले कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। 5th चैप्टर हाफ हमने कल कवर कर लिया था और आज जो बाकी का रिमेन हाफ बचा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि मंदिर को क्यों नष्ट किया गया था। पता है उस टाइम में क्या होता था, जो मंदिर थे वो अपने आप में धन संपदा का एक मुख्य केंद्र माना जाता था उनको, और जिसके कारण जब भी कोई बाहर से शासक आया या कोई व्यक्ति आया तो उसने अपने आक्रमण के लिए मंदिरों को चुना, क्योंकि जब वो मंदिर के ऊपर आक्रमण करते हैं तो उनको वहां से काफी बड़ी संख्या में पैसे, सोना, चांदी, कीमती पत्थर, हीरे, जवाहरात, ये सारी चीजें उनको बड़ी संख्या में मंदिरों से मिलती थी, जिसके कारण वो डायरेक्ट कहाँ पर करते थे, मंदिरों के ऊपर ही आक्रमण करते थे। ठीक है, ये बताया है इसके अंदर। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं सदी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्री बल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्माकिति ने लिखा कि सारी बहुमूल्य चीजें वह साथ ले गया। रतन महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और भिन्न भिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासन के आत्माभिमान को इसने आघात लगा था, उसका बदला लिया जाना संभावित था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई में आक्रमण करने का आदेश दिया। पांड्यों की राजधानी क्या है, तो मदुरई है। कहाँ पे, तमिलनाडु में। इन प्रेजेंट का तमिलनाडु है, उस टाइम तमिलनाडु नहीं था ये। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने और वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के अंत में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिरों का निर्माण करवाया तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया था। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त एक स्वर्ण पीठिका, एक गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई प्रतिमाएं, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव। भैरव क्या है, तो शिव का ही एक रूप है भैरव, ध्यान में रखना। भैरव क्या है, शिव का ही एक रूप है भैरव। भैरवी की एक प्रतिमा, बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। गजनी का सुल्तान मोहम्मद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान में उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया और उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ मंदिर, कहाँ पर है ये, गुजरात के अंदर है सोमनाथ मंदिर, और सोमनाथ मंदिर को इसने 3-4 बार लूटा था और बहुत ज्यादा धन इसे सोमनाथ मंदिर से मिला था। उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों की उपासना स्थल पर आक्रमण करके उन्हें लूट कर करते थे। यानी कि जो राजा थे वो अपनी धन संपदा को दिखाने के लिए बड़े बड़े मंदिर बनवाया करते थे, और जब कोई दूसरा व्यक्ति आता था तो वो क्या है, धन लेने के लिए क्या करता था, उन्हीं मंदिरों को तोड़कर या उन्हीं मंदिरों के ऊपर आक्रमण करके वहां से सब कुछ लूट के चला जाता था। ये बात बताइए, ठीक है। बाग, मकबरे और किलों जो थे उनका निर्माण कैसे करवाया था राजाओं ने, ठीक है। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला
में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उसे बनाने की में अपनी रुचि का वर्णन किया है। चार बाग शैली का डेवलपमेंट जो है ये भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। क्या होता था, जैसे चार बाग शैली पता है क्या होती थी? जैसे ये है, ये होते थे, ये बाग वन हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया और ये चार हो गया। बीच में यहाँ पर पानी की व्यवस्था होती थी, ये पानी हुआ करता था, इसके साथ ही में ही रास्ते होते थे और यहाँ पर क्या होते थे, पेड़ पौधे लगाए जाते थे इनके चारों साइड और फिर इनको क्या है बाउंड्री कर दी जाती थी। ये चार बाग शैली जिसका डेवलपमेंट मुगलों ने किया था। ठीक है। अक्सर ये बाग दीवार से बने होते थे तथा कृत्रिम रहरों के द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार अहातों में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाएं और उनके बनाने और खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। चार समान हिस्सों में बांटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई थी। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इसकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे से ली है। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो सबसे ऊंचा था, ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार पिष्टक पिष्टक किसे कहा गया है? जो मेहराबदार के रूप में सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार बनाया गया था उसको पिष्टक का नाम दिया गया है। मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए थे। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित है। इसका निर्माण 8 स्वर अथवा हस्तविशित की परंपरा में हुआ, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और इसके किनारे सफेद संगमरमर से बनाए हैं। यानी कि किनारे जो है उसके अंदर सफेद बलुआ पत्थर से इसका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो ये पूरी इमारत थी, ये पूरी इमारत किसके थ्रू बनाई गई थी? तो ये पूरी जो इमारत थी, पूरी जो इमारत थी वो किसके बनाई गई थी? लाल पत्थर से बनाई गई थी, लेकिन जो इसके किनारे थे वो सफेद संगमरमर से बनाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें कहा क्या है। शाहजहां के शासनकाल में, यहां से देखो, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के भिन्न भिन्न तत्व एक विशाल सद्भावनापूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे थे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवाने खास और दीवाने आम, ये दीवाने खास और दीवाने आम वो जगह होती थी जहां पर सभी व्यक्ति किसी भी टॉपिक के ऊपर आपस में डिस्कस करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए सभी व्यक्ति इकट्ठे हुआ करते थे। ठीक है। उसी जगह को दीवाने खास और दीवाने आम कहा गया है। ये योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिल्ही सुतुन और 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। इसे क्या नाम दिया गया है? चिल्ही सुतुन और 40 खंभों का भवन भी इसको क्या है, एक अलग से नाम दिया गया है। जहां पर वो मीटिंग किया करते थे उस स्थान की बात की गई है ये। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए। उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा गया था उसे किबला यानी कि नमाज के दौरान मुसलमानों की दिशा को कहा गया है। शाहजहां का जो सिंहासन था वो कौन सी दिशा में रखा गया था? वो किबला दिशा के अंदर रखा गया। और ये वो दिशा होती है जब वो मुसलमानों की ये नमाज के दौरान पढ़ने की जो दिशा होती है। और भारत के अंदर जो मुसलमान नमाज अदा करते हैं वो पश्चिम की दिशा के अंदर करते हैं। कौन सी दिशा के अंदर क्या है? पश्चिम की दिशा में मुंह कर मतलब अपना फेस करके वो नमाज अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मक्का मदीना है जिसको ये अपना पवित्र स्थान मानते हैं मुसलमानों के लिए, तो ये माना जाता है कि भारत में ये पश्चिम की साइड ही स्थित है। भारत के अकॉर्डिंग अगर देखें इसकी कंडीशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन देखें, इसलिए जब भी कोई मुसलमान व्यक्ति अपनी नमाज अदा करता है तो वो पश्चिम की दिशा में ही अपना फेस करके करता है, ये माना जाता है।
किबला कहा जाता है। नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा होती है ये, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस दिशा की ओर मुंह करके बैठता था। इन वस्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा एक चित्रकला की शैली थी। ये बहुत ही बारीक नक्काशी की जाती है इसके अंदर। जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी जिसमें पौराणिक यूनानी देवता एफ्रिसन को बीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है और ऐसा माना जाता है कि ऑफिसियन का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है, यानी कि वो इतना अच्छा गाता था अफियर्स जो है, और वे शांति पूर्वक एक दूसरे के साथ में रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता है कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और नीचे सभी व्यक्ति के लिए समान व्यवहार करे, यानी कि जो शाहजहां का जो सिंहासन था वो किसी एक ऊंचे स्थान पे क्यों लगाया जाता था, तो ऊंचे स्थान पे लगाने का उसका मुख्य उद्देश्य था कि शाहजहां की नजर में सभी व्यक्ति एक समान है। वो इतनी ऊंचाई पर बैठकर जिस भी व्यक्ति को देखते हैं वो एक समान है, चाहे वो उच्च व्यक्ति है चाहे वो निम्न जाति का कोई व्यक्ति है, यानी कि उसकी नजर में सब एक समान है। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी और ये ध्यान में रखना, आरंभिक राजधानी क्या थी इनकी, तो आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण चारबाग शैली की रचना के समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चारबाग शैली पता है ना क्या आपको, अभी मैंने पीछे बताया पैराग्राफ बना के। और चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिसे इतिहासकार नदी तटबंध बाग बोलते थे। यानी कि चार बाग के अलावा भी यहाँ पर बांध देखने को मिलते हैं जिन्हें इतिहासकारों ने क्या नाम दिया है, नदी तट बाग का, यानी कि नदियों के तट के पास बनाए गए बाग है, ये नाम दिया। इस तरह के बाग में निवास स्थल चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यता वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बांध योजना अपनाई। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर था और बाग इसके दक्षिण किनारे में बनाया गया था। ताजमहल जब बनाया गया है तो ताजमहल को बनाने के लिए भी किस योजना का यूज किया गया है, तो इन्होंने नदी तट बांध जो परियोजना थी उसी का ही यूज किया है ताजमहल को बनाने में। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यता, ठीक है ये तो हो ही गया था, और नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक को विकसित किया, क्योंकि शाहजहां नहीं चाह रहे थे कि सभी लोग नदी तक जाएं, ठीक है, इसलिए उन्होंने नदी के तट पर या किनारे पर ही ये भव्य स्थापत्य कला का निर्माण करवा दिया, ताकि अब लोगों की मतलब इस नदी के ऊपर, जो नदी तट के ऊपर जाने से अपने आप क्या लग जाएगी, रोक लग जाएगी, पाबंदी लग जाएगी। दिल्ली में शाहजहांबाद में अपने उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पे स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे कि उसके बड़े भाई दारा शिकोह को ही नदी के तट या नदी के पास जाने की परमिशन थी। जैसे आप ताजमहल को देखते हैं तो ये यमुना नदी के किनारे, जैसे आप क्या देखते हैं, तो जैसे आप ताजमहल को देखते हैं तो वो यमुना नदी के किनारे ही है, वैसे इसके अंदर क्या है बताया गया है। उसका जो भाई दारा शिकाहो था वह नदी के तट पर जाया करता था और अन्य सभी को अपने धर्मों का निर्माण यमुना नदी से दूर रहकर ही करना पड़ता था। यानी कि इन्होंने सिर्फ यमुना नदी के तट पर अपने स्थापत्य एक बनवा लिया था, तो जिसके बाद में अब जो भी व्यक्ति अपने घरों का क्या करेगा, निर्माण करेगा, वो बेसिकली यमुना नदी से दूर रहकर ही करेगा। अब है क्षेत्र और साम्राज्य, यानी कि इनके आपस के जो क्षेत्र थे वो कैसे थे और इनका साम्राज्य जो है वो कैसा है।
देखो क्या है इसमें। 8वीं व 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी प्राप्त आदान-प्रदान हुआ। इस क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र के द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव बढ़ गया था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्य के यानी कि जो वृंदावन के अंदर मंदिर बने हैं और जो फतेहपुर सीकरी के अंदर जो भी स्थापत्य कलाएं थी उन दोनों की शैली एक जैसी बताई है। विशाल साम्राज्य के निर्माण ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों को उसके शासन के अधीन ला दिया। इसे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के पर सचेतन में मदद मिली। मुगल शासन अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। किस शैली का यूज करते थे वो? तो वास्तुकलात्मक शैली का यूज करते थे अपने यहाँ कोई भी बनवाने के लिए वस्तु। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बांग्ला गुंबद मतलब पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था और अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात और मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि जो मुगल थे इनकी स्थापत्य कला जो थी वो कैसी थी कि ये जो भी चीज इन्हें क्या है अच्छी लगती थी ये उन्हीं चीजों को अपनी शैली के अंदर अपना लिया करते थे। यही बात इसमें बताई गई है कि जो भी चीज उनको अच्छी लगती थी ना वो उसी चीज को ये अपना लेते थे। 8वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद में उसने आश्रम में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही और अन्य शासकों ने जब भी सवै के राज्य स्थापित करने का प्रयास किया तो ये शैली अपनाई थी। ये जैसे ये फतेहपुर सीकरी का दरवाजा दिखा रखा है, जोधाबाई महल की छत। अब ये देखो इसमें गोथिक स्थापत्य है। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण का प्रयास हुआ। वास्तुकलात्मक की यह शैली गोथिक के नाम से जानी जाती है। इसके अंदर इस प्रकार के मेहराब बनाए जाते थे, नुकीले मेहराब होते थे। नुकीले ऊंचे मेहराब रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्राय बाइबल के लिए गए दृश्यों का चित्रण है तथा उड़ते हुए पुष्टे दूर से देखने वाले ऊंची मीनारे और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े हैं। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वश्रेष्ठ ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नोट्रे-डेम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ है। जैसे ये दिखा रखा है तो ये पेरिस का नोट्रे-डेम चर्च है। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल जो हमारी क्लास होगी उसमें नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू। बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, अच्छे ढंग से समझ आ रही हैं, बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आप खुद भी देखिए, इसको रेफर करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं जो भी सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उन्हें भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पता चले इस चीज़ के बारे में कि कैसा यहाँ पर एनसीईआरटी जो है उनको किस प्रकार से लाइन टू लाइन कवर करवाया जा रहा है। और आप सभी को पता ही है ये बीएड किया है आपने तो कि जो सीटेट एग्जाम है उसके लिए एनसीईआरटी बुक से ही 100% एग्जाम कवर होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। ओके, थैंक यू।